बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीटेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 29 में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक के 9.1 से 9.4 एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 9 को बिलोंग करते हैं। तो चले आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन टॉपिक्स पे डिस्कशन शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, और ये तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनी और मैट्रन। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन एंगल्स और मैट्रन मीन मेजरमेंट्स, तभी हम इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को मेजर करने के लिए एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉइंट को फिक्स करके एक डायरेक्शन में एक लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो इसको रे कहते हैं। टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब हम एंगल बनाते हैं तो यहाँ जिससे रोटेशन स्टार्ट की जाती है इसको इनिशियल रे कहा जाता है, और जहाँ रोटेशन एंड होती है उसको टर्मिनल रे कहा जाता है। और अगर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज की जाए तो एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज की जाएगी तो एंगल नेगेटिव लिया जाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, अगर ये मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है तो फिर इसके मेजरिंग यूनिट्स भी होंगे। तो चले आए एंगल के मेजरिंग यूनिट्स पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हम डिग्री पे बात करते हैं। डिग्री को कहा जाता है कि अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस के 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो हर आर्क सेंटर से जो एंगल बनाएगी वो एंगल 1 डिग्री का होगा। 1 डिग्री को फर्दर 60 आर्क्स में हम डिवाइड करते हैं तो 1 मिनट का एंगल बनता है, और 1 मिनट को भी हम फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट जो सेंट्रल एंगल बनाती है वो आर्क का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसको हम कहते हैं 1 सेकेंड। इससे जो इक्वेशन जनरेट हो रही हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। इसका रिवर्स भी आपको पता होना चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जब हम ये कहते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में कितने जो है वो डिग्रीज होंगी, तो वो 1/60 डिग्रीज हो जाएंगी। इसी तरह से अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होंगे। और यहाँ पर भी अगर हम रिवर्स देखें, क्योंकि 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं तो 1 सेकंड में 1/3600 डिग्रीज होंगी। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 0.5 डिग्री की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या होगी। 0.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसको लिखें 0.5 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, इसकी जगह आप 60 मिनट्स पुट कर दीजिए। जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 है, तो ओवरऑल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 30 मिनट्स आता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम अगले मेजरिंग यूनिट की बात करते हैं जिसको हमने रेडियन का नाम दिया है। इसको हम सर्कुलर मेजर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम एक सर्कल की बात करते हैं, सपोज करें एक सर्कल में आर्क है ए बी और सर्कल का रेडियस आर है। अगर इस आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर हो जाए तो जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। याद रखिए कि किसी भी सर्कल में अगर आप कोई आर्क कट करते हैं 2 पॉइंट्स ए से बी तक, और जो आर्क की लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तो जो सेंट्रल एंगल बनता है वो 1 रेडियन बनता है। स्टूडेंट्स, इसकी नोटेशन में या तो हम RAD लिख दिया करते हैं या इसके सुपरस्क्रिप्ट में अगर C लिखा हो, ये भी रेडियन को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम तीसरा सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हमने एंगल को मेजर करना है। ये तीसरा सिस्टम कहलाता है सेंटीसीमल सिस्टम। सेंटीसीमल में स्टूडेंट्स हम ये करते हैं, इस तरह से इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो कंप्लीट रोटेशन होगी वो 400 ग्रेड्स होगी। आप नोट कीजिए, जब हमने रेडियन को डिफाइन किया तो रेडियन के लिए 1 कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो 2 पाई रेडियंस बनती है। डिग्री को जब डिफाइन किया था तो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के हमने 360 इक्वल पार्ट्स किए थे, तभी एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्रीज को जनरेट करती है। और यहाँ पर हमने डिफाइन किया ग्रेडियंट्स को, यानी कि ग्रेड्स को, और हमने ये कहा कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन की बात की जाए तो उसमें 400 ग्रेड्स जनरेट होते हैं। यहीं से इसकी डिडक्शन देखते हैं कि अगर राइट एंगल दिया जाए तो उसमें कितने ग्रेड्स होंगे। अगर एक कंप्लीट रोटेशन में 400 ग्रेड्स हैं तो राइट एंगल में 100 ग्रेड्स कहलाएंगे। इसको हम जनरलाइज करते हैं, एक हम इनके दरमियान में रिलेशन लिखते हैं। देखिए, हम पहले बात करेंगे रेडियन की, फिर कंपैरिजन करेंगे इसका डिग्री के साथ और फिर ग्रेडियंट के साथ। पाई रेडियंस बराबर होता है 180 डिग्रीज के और ये बराबर होता है 200 ग्रेडियंट्स के। इसकी जनरलाइजेशन में देखें, हमने जब 1 कंप्लीट रोटेशन की बात की थी तो कंप्लीट रोटेशन में रेडियन बनते हैं 2 पाई और डिग्रीज बनती हैं 360 डिग्रीज।
और जो हमने ग्रेड्स की बात की वो 400 ग्रेड्स बनते हैं। तो यहां जो रिलेशन डिफाइन किया गया 2 पे डिवाइड कर दीजिए, तो पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, और अगर सेंटिसिमल सिस्टम से रेलिवेंट कोई सवाल आता है तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आप कन्वर्जन कर सकते हैं। मसलन अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना हो, या डिग्री से ग्रेड में जाना हो, या ग्रेड से रेडियन में, तो इन इक्वेशंस का आप इस्तेमाल करेंगे। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स पाई बाय 4 रेडियन को आपने ग्रेडियंट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहीं पे आप देख लीजिए, अगर पाई रेडियन 200 ग्रेड्स के बराबर है तो पाई बाय 4 के लिए इसको 4 पे डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको 4 पे डिवाइड कर दें, तो इसको 4 पे डिवाइड करें तो 50 आता है, इसका मतलब है 50 ग्रेड्स के बराबर होगा। तो अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल में एक आर्क कट की गई है ए से लेकर बी तक। फर्दर इस आर्क की जो लेंथ है वो एल एज्यूम की गई है, और आप इसमें एक शेडेड एरिया भी देख रहे हैं। आप यहां पे देखें कि ओ ए बी जो सेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा ओ से ए तक और ओ से बी तक ये दो लाइन सेगमेंट्स, और ये आर्क इसके साथ ज्वाइन कर दी जाएगी तो ओ ए बी सेक्टर बनेगा। ओ ए बी ट्राइंगल जो है वो ओ ए और बी ये लाइंस के साथ मिलेगी, ये तीन लाइंस मिलकर ओ ए बी ट्राइंगल जनरेट कर रही हैं। इसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है थीटा है, और जो इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है वो अल्फा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अब हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं और इनके में रिलेशन डिफाइन करने लगे हैं। फर्दर ये भी सपोज कीजिए कि इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है, तो यही बात यहाँ लिखी गई है, कंसीडर द सर्कल विद सेंटर एट ओ, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, एंड रेडियस आर इफ थीटा इज अ सेंट्रल एंगल इन रेडियंस। यहाँ एज्यूम किया गया जो थीटा है वो रेडियंस में है, और ये जो आर्क है ए बी ये सेंट्रल एंगल थीटा बना रही है, और जो आर्क की लेंथ है वो एल है। अगर हम ये सारे पैरामीटर्स गिवन हो तो फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले देखें, इसकी आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आर थीटा, और यहां से हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी एल ओवर आर। ये फॉर्मूला लगाते वक्त स्टूडेंट्स आप कुछ बातें ज़हन में रखेंगे। पहली बात, अगर आपको थीटा फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो एल और आर के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर वो ये कहता है कि एल जो है वो 4 सेंटीमीटर है और आर 2 मीटर है, तो डेफिनेटली पहले हम इनके यूनिट सेम करेंगे और फिर डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे। दूसरी बात, यहाँ जो एंगल थीटा ज्यूम किया गया है वो एंगल रेडियन में ज्यूम किया गया है। अगर सवाल बनाने वाला ये सवाल बनाता है कि आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो 30 डिग्रीज है, तो एल की वैल्यू 30 इंटू 2 60 डिग्री नहीं होगी। पहले आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बहरहाल अगर किसी सवाल में इन तीनों में से कोई से दो एलिमेंट्स गिवन हो तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर आपको आर और थीटा गिवन हो तो आप एल फाइंड कर सकते हैं, एल और आर गिवन हो तो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। ओ ए बी का जो सेक्टर है उसका पेरीमीटर होगा एल प्लस 2 आर। तो आप गौर कीजिए, इस सेक्टर की बात हो रही है ओ ए बी, तो आप देखेंगे ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है और ये आर्क लेंथ एल है, तो तीनों को जब हम जमा करेंगे तो एल प्लस 2 आर ये इसकी पैरामीटर की लेंथ बन जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है और आपने पढ़ा हुआ है इसके सेक्टर को फाइंड करने का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म करें इन टर्म ऑफ आर एंड एल, उसके लिए हम ये करेंगे कि जो एल की वैल्यू थी आर थीटा वो यूज करेंगे। यहां से एक आर बाहर निकाल लीजिए, उस आर थीटा की जगह आप एल लिख दें तो ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। मसलन अगर किसी सवाल में उसने आपको आर्क लेंथ और रेडियस दिया हो और थीटा ना दिया हो तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये जो ट्राइंगल बन रही है इसका एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होगा। चैप्टर नंबर 12 में हम डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो आप फर्स्ट में पढ़ भी चुके हैं। इन फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला ये था कि अगर आपको कोई सी दो साइड्स की लेंथ और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको साइड ए और बी की लेंथ गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गैमा गिवन हो तो एरिया का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था 1/2 ए बी साइन गैमा। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। देखें ये दो साइड्स की लेंथ गिवन है आर और आर जो कि इसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इसका सेंट्रल एंगल गिवन है थीटा। तो जब ये फॉर्मूला लगाया गया तो इसका एरिया जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये भी इस सेक्टर और इस ट्राइंगल से रेलेवेंट क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट। ये देखें ये एरिया जो शेड करके आपको सेगमेंट दिखाया गया है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स होल सेक्टर का जो एरिया होगा उसमें से आप ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा।
तो यही यहाँ पे दिखाया गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB, दोनों के मैंने एरियाज की वैल्यूज पुट की है और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। इसके बाद 6th पार्ट में इसकी अगली प्रॉपर्टी बताई जा रही है जिसमें cos थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को गौर कीजिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आर यू तो हो रहा है जो कि रेडियस है, ए बी, अगर हमें ए और बी पॉइंट्स पता हो तो ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, या किसी और तरह से उसने ए बी की लेंथ बता दी हो तो इसमें ए बी की लेंथ इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे 2r² माइनस ए बी लेंथ स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देंगे आप 2r² से, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा cos थीटा का। ये cos थीटा क्या है? थीटा इसका सेंट्रल एंगल जो रेडियन में था, तो कोसाइन ऑफ दैट सेंट्रल एंगल उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। और अगर सवाल में हमसे वो साइन थीटा पूछेगा तो डेफिनेटली इसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको साइन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी थीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ये आपने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा था कि ये जो सेंट्रल एंगल बनता है ये इस एंगल का डबल होता है। अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल 2 अल्फा हो जाएगा। ये कहीं भी पॉइंट लिया जा सकता है, अगर किसी भी पॉइंट को आप इन दो पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल बनेगा ये एंगल उसका डबल होगा। इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है एरिया ऑफ द सर्कल। ये हम पहले ही जानते हैं कि जो सर्कल का एरिया होता है वो πr² होता है, और एक कंप्लीट जो सर्कल है जिसका रेडियस r हो उसके सर्कमफेरेंस की लेंथ 2πr होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर 3 सेंटीमीटर इज। अब यहां पर आप नोट कीजिए क्या गिवन डाटा हमें पता है। एक तो वो हमें बता रहा है कि जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा वो हमें बता रहा है कि जो आर्क की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला। यहां पर हमें सेकंड फॉर्मूला ज्यादा सूट करेगा क्योंकि डायरेक्टली हमें आर और एल की वैल्यूज गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि आर और एल की वैल्यूज इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। आर की जगह हम 6 पुट करेंगे, एल की जगह 3 पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर 9 आता है, तो इसका मतलब है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कीजिए, और उसके बाद फिर हम इन पॉइंट्स से रेलिवेंट नेक्स्ट बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर पहले ये कहा जा रहा है कि जब भी आप एक क्लॉक की बात करते हैं तो इसमें जो ओवरहैंड और मिनट हैंड्स होते हैं इनके दरमियान बनने वाले एंगल्स फाइंड करने के लिए आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे कहा जा रहा है एंगल टर्न्ड बाय ओवरहैंड इन 1 आवर इज, यानी कि ओवरहैंड जिसकी छोटी सुई को रिप्रेजेंट करता है, तो ओवरहैंड जब रोटेट करता है तो 1 आवर में वो 30 डिग्री जो है वो रोटेट करेगा। याद रखिए कि एक क्लॉक में कोई से दो लिखे हुए कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो अगर वो ये कहता है कि 4 बजे हैं, तो अगर 4 बजे हैं तो इसका मतलब है 1 2 3 और 4, तो 4 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो टोटल एंगल बनेगा इसके ओवरहैंड और मिनट हैंड के दरमियान में वो 120 डिग्री बनेगा। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज में ये देखें, सेकंड में वो कहता है एंगल टर्न बाय ओवरहैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। देखें यहां पर हमने कहा था इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। अगर 60 मिनट में ओवरहैंड यानी कि जो छोटी सुई है वो 30 डिग्री रोटेट करती है, तो इसका मतलब है 1 मिनट में अगर आप यूनिटी मेथड इस्तेमाल करते हैं, इसको 60 से डिवाइड करें तो उसकी रोटेशन 1/2 डिग्री होगी। ये एक्सप्रेशन भी आपने याद रखना है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये एक्सप्रेशन भी हम इस्तेमाल करेंगे। दोबारा बता रहा हूं कि 1 आवर में जो रोटेशन होगी ओवरहैंड की वो 30 डिग्री होगी, और ओवरहैंड 1 मिनट में जो रोटेशन करेगा 60 पे डिवाइड कर दें तो 1/2 डिग्री आ जाएगा। अब हम मिनट हैंड की बात करते हैं जो बड़ी सुई कहलाती है। एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 आवर में मिनट हैंड कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, तो इसका मतलब है 360 डिग्री वो रोटेट होगा। अब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, अगर हमने 1 मिनट में निकालना तो इसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में ये 6 डिग्री रोटेट करेगा। अब यहाँ पर दो एक्सप्रेशन आपने याद करने हैं कि 1 मिनट में जो ओवरहैंड है वो मूव करता है 1/2 डिग्री, और जो मिनट हैंड है वो मूव करता है 60 डिग्री। और फर्दर मैंने आपको ये बताया कि दो नंबर्स के दरमियान में जो लिखा हुआ एंगल होगा प्रोवाइडेड वो कंसेक्टिव नंबर्स हो वो 30 डिग्री होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन समझने के बाद अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनसे रेलिवेंट एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखें वो कहता है कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:20 इज। अब 7:20 की वो बात कर रहा है, तो यहां पर हम पहले एक क्लॉक जनरेट करते हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12।
अब अगर वो कहता है 720 तो सबसे पहले हम मिनट हैंड जनरेट करेंगे, तो ये इसका मिनट हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनट हैंड के बाद अगर 7:20 हुए हैं तो जो ओवर हैंड होगा वो एग्जैक्टली 7 पे नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 7 बजे होते तो मिनट हैंड यहां होता तो ओवर हैंड बिल्कुल 7 पर हो जाता, लेकिन 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि 7 से आगे मूव कर गया होगा। अब 7 से कितना आगे मूव कर गया होगा ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखें कि 7 तक जो टोटल एंगल्स बनेंगे 1, 2 और 3, ये मैंने आपको बताया था कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान एंगल 30 डिग्री बनता है, तो 30, 30 और 30, ये तो बन गया 90 डिग्री। अब हमने ये देखना है कि जब 20 मिनट गुजरे तो ये जो ओवर हैंड है ये कितना मूव किया। तो अभी जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ओवर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री मूव करता है, तो 20 मिनट में अगर आप ये देखें 1/2 डिग्री मूव करता है 1 मिनट में, तो 20 मिनट्स ऊपर गुजरे हैं तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो 10 डिग्री मूव करेगा। तो पता चल गया कि इसने आगे जो मूव किया वो 10 डिग्री किया। 90 डिग्री हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, तो टोटल जो उसकी मूवमेंट हो गई वो 100 डिग्री हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ फर्दर डेफिनेशंस पढ़ने लगे हैं, जिनमें सबसे पहले है जनरल एंगल्स, जिसको को टर्मिनल एंगल्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एंगल को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। फर्ज करें कि जब हमने एंगल जनरेट किया, एक उसकी इनिशियल साइड है और एक उसकी टर्मिनल साइड है। अगर ये इसकी टर्मिनल साइड है, इसकी एक और रोटेशन कर दी जाए, यानी कि 360 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया जाए, तो इसकी टर्मिनल साइड वहीं आ जाएगी। तो इस तरह से जो एंगल बनेगा उसको हम को टर्मिनल एंगल कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहां देखिए कि अगर फर्ज कीजिए ये एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो अगर मैं इसमें 360 डिग्री रोटेट कर दूं फर्दर, तो टर्मिनल साइड कोइंसाइड हो जाएगी, क्योंकि 360 डिग्री मैंने ऐड किया, जो नया एंगल बनेगा वो 390 डिग्री का बनेगा। तो 30 डिग्री और 390 डिग्री ये दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं ये को टर्मिनल एंगल्स हैं। और को टर्मिनल इसलिए हैं क्योंकि इनकी टर्मिनल साइड को है, सेम जगह पे वो लाई कर रही है, तभी इनको हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, यानी इसकी जनरलाइजेशन हम कैसे करेंगे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमने 1 टाइम्स 360 इसमें ऐड किया, ये 2 टाइम्स ऐड किया। इसको जनरलाइज करने का तरीका ये होता है कि थीटा वो गिवन एंगल होगा, और अगर वो डिग्री में गिवन हो तो 360 डिग्री को आप के से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि के टाइम्स 360 डिग्री, और के कोई भी इंटीजर हो सकता है, के 10 भी हो सकता है और 100 भी, और ये नेगेटिव में भी जाएगा। और अगर थीटा रेडियन में हो तो थीटा प्लस 2k पाई वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये इसकी जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एंगल को टर्मिनल एंगल या जनरल एंगल्स कहलाते हैं। एक दफा मैं फिर बता दूं, को टर्मिनल एंगल्स में हम क्या करते हैं कि हमारी जो टर्मिनल साइड होती है वो आफ्टर कंप्लीट रोटेशंस को हो जाती है, सेम जगह पर आ जाती है। इनिशियल साइड जो है वो अपनी जगह पे ही फिक्स रहेगी और टर्मिनल साइड मूव करेगी, और अगर वो अपने साथ ही आफ्टर रोटेशन कंसाइड कर जाती है तो जो एंगल बनेगा वो को टर्मिनल एंगल बनेगा। यही वजह है कि जब हम इसको जनरलाइज करते हैं तो थीटा में ऐड करते हैं 2n पाई या 2k पाई वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसके बाद एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। एंगल -330 डिग्री इज को टर्मिनल विद। -330 डिग्री एंगल किसके साथ को टर्मिनल है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी को टर्मिनल एंगल की, ये किसी भी गिवन एंगल में 360 डिग्री प्लस या माइनस करके बनता है। तो हमें ये देखना है कि इस एंगल में 360 डिग्री प्लस या माइनस करने से इनमें से कौन सा एंगल बनता है। क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं तो हमें पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड करना होगा। तो हम इसमें 360 ऐड करते हैं। जब आप इसमें 360 डिग्री ऐड करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो 30 डिग्री बनता है, और इसका मतलब है कि इसकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी, ये 30 डिग्री के साथ को टर्मिनल है। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन पढ़े हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब कहलाता है जब वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जिनमें पहली बात यह कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये वाला एंगल आप देखिए, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और इसकी जो इनिशियल रे है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब है कि ये एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में आप देखिए कि इसकी जो इनिशियल साइड है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रही है, लेकिन इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा, ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। इसी तरह से इस एग्जांपल में देखिए कि ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में इसलिए है क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी जो इनिशियल रे है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगली डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के बाद जनरेट होते हैं, और ये इस तरह से जनरेट होते हैं कि जो टर्मिनल साइड है वो किसी एक्सिस पे लाई करनी चाहिए। टर्मिनल साइड अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि जो एंगल्स बन रहे हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल्स बन रहे हैं।
क्वाड्रेंटल एंगल्स ऐसे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशंस होते हैं जिनकी टर्मिनल साइड किसी एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई कर जाए। और ये एंगल कौन से होते हैं? 90 डिग्री, 180, 270 और 360 डिग्री। और इसकी जनरलाइजेशन भी इसके बाद हम कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनल रे ऑफ 235/2 पाई लाइज ऑन। इस एंगल की टर्मिनल रे पूछ रहा है कहाँ लाई कर रही है, लेकिन एंगल बहुत बड़ा है और हमको टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए पहले इस एंगल को छोटा करेंगे। इस एंगल को छोटा करने के डिफरेंट मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस सवाल को हम थोड़ा ट्रिकली सॉल्व करते हैं। वो तरीका ये होगा कि आप 235 को डिवाइड करें 4 पर और देखिए रिमाइंडर क्या आता है। 4 5 are 20, उसके बाद 35 और उसके बाद आप 4 8 are 32 लिखेंगे। माइनस करें तो रिमाइंडर 3 आता है। इसका मतलब है इसका आंसर बनेगा 3π/2। अब आप सोच लीजिए 3π/2 कहाँ लाई करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एंगल π/2 होता है और यहाँ एंगल 3π/2 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा y एक्सिस। और अगर फर्दर ये डिवाइड हुआ होता पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस पर, तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर मौजूद है जो कि नेगेटिव y एक्सिस है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। हम जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट करते हैं और उसके एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन, जैसे मैंने आपके सामने बनाई हुई है। ए बी सी ले लीजिए। ए पे बनने वाला एंगल हमने थीटा ज्यूम कर लिया। ए के सामने वाली जो साइड है जिसको हम अपोजिट कहते हैं, उसकी लेंथ हमने स्मॉल ए ज्यूम कर ली। बी के सामने वाली जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसको हमने बी सपोज कर लिया। और इसके बाद जो सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड है उसको सी कह दिया, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया और इसको हम एडजॉइंट कहते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमने 3 साइड्स की लेंथ्स रिप्रेजेंट की, तो स्टूडेंट्स ये 3 लेंथ जो है वो 6 रेशियोज जनरेट करेंगी 3p2 के फॉर्मूला से। ये जो रेशियोज होंगी इनमें a ओवर b, b ओवर a ओवर c ओवर a, b ओवर c और c ओवर b शामिल होगा। तो ये जो 6 रेशियोज होती हैं ये डिपेंड करती हैं साइज ऑफ एंगल पर, ये साइज ऑफ ट्राइंगल पर डिपेंड नहीं करती। तभी हम कहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनको हम f ऑफ थीटा लिखने की बजाय, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ थीटा होते हैं, हमने इनके नाम रख लिए हैं डिफरेंट रेशियोज के साथ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये रेशियोज हमें याद रखनी होंगी। आपने याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज या अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज भी कहा जाता है। और इनकी लेंथ्स की वैल्यूज पुट की जाए, ये नोटेशंस बनती है साइन थीटा इक्वल टू a ओवर c, कॉस थीटा इक्वल टू b ओवर c एंड टैन थीटा इक्वल टू a ओवर c। और इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू c ओवर a आएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू c ओवर b आएगी और कॉट थीटा की वैल्यू c ओवर a आएगी। स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये एंगल के साइज पे डिपेंड करते हैं, ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करेंगे, इसलिए ये फंक्शन ऑफ थीटा कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिटीज की। इसकी जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं उनमें सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बी केयरफुल, जब भी आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं तो चेक करें कि इनके एंगल सेम होने चाहिए। अगर ये लिखा हुआ आ जाए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो क्योंकि इनके एंगल्स डिफर कर रहे हैं तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। बहरहाल इसकी जो अगली आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स इन्हीं तीनों आइडेंटिटी से फर्दर और आइडेंटिटीज भी हम जनरेट करते हैं जो आगे आने वाले सवालों में हम पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की डोमेन पर। स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए हम वो तमाम रियल नंबर्स फाइंड करते हैं जिनमें वो फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी कि वो रियल नंबर जिनको पुट करने के बाद इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है उसको हम रियल नंबर्स में से निकाल देते हैं। इसी तरह से जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन फाइंड करनी है तो आप गौर कीजिए कि टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, इनके डिनोमिनेटर में आमतौर पर साइन, कॉस या दोनों ही एज अ प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखें कि साइन और कॉस किन एंगल्स पे जीरो होते हैं। आप याद रखिए कि साइन की वैल्यूज जिन एंगल पे जीरो होती है वो एंगल्स होते हैं n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉस की वैल्यू जिन एंगल्स पे जीरो होती है वो 2n+1 π/2 होते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो n पाई है जिस पर साइन की वैल्यू जीरो आई थी, इसको हम ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी कहते हैं। ये एक्स एक्सिस पे बनने वाले सारे एंगल्स होते हैं। और इसी तरह से कॉस जिन एंगल्स पे जीरो होता है ये वाई एक्सिस पे बनने वाले एंगल होते हैं। ये क्योंकि ऑड नंबर है ये ऑड इंटीजर बनेगा, हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि साइन की वैल्यू जिन एंगल्स पे जीरो होती है वो n पाई होते हैं और कॉस की वैल्यू जिन एंगल्स पे जीरो होती है वो 2n+1 π/2 होते हैं। स्टूडेंट्स
साइन और कॉज एज अ प्रोडक्ट जब 0 हो जाते हैं तो यहाँ पर जो एंगल्स हमें आते हैं वो होते हैं n π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n π/2 आप गौर कीजिए, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आपका आंसर 0 डिग्री आता है या 0 रेडियन आएगा। आप 1 पुट करें तो आंसर π/2 आता है, 2 पुट करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर पाई आएगा, 3 पुट करें तो आंसर 3π/2 आएगा, 4 पुट करेंगे तो आंसर 2π आएगा और ये इटरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि n π/2 जो एंगल्स जनरेट करता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारे किसी सवाल में डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों एज अ प्रोडक्ट आ रहे हो तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सारे एंगल्स यानी कि तमाम क्वाड्रेंटल एंगल्स पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तभी अब हम याद ये रख लेंगे कि हम जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डोमेन बताने जा रहे हैं उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। अगर उसके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है तो हम एंगल्स जो रियल नंबर्स में से माइनस करेंगे वो n π होंगे। अगर उसके डिनोमिनेटर में कॉज आ रहा है तो जो एंगल्स माइनस किए जाएंगे वो 2n+1 π/2 होंगे। और अगर साइन और कॉस दोनों एज अ प्रोडक्ट आ रहे हैं तो जो एंगल्स हम माइनस करेंगे वो एंगल्स n π/2 होंगे। स्टूडेंट्स, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी डोमेन जो है वो आप अपने सामने बोर्ड पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई और फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा, तो साइन थीटा की डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। कॉस थीटा की डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होगी। लेकिन जो टेन थीटा है इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि कॉस आता है और कॉस किन एंगल्स पर 0 हो रहा है 2n+1 π/2 पर, तो तभी हम इसकी डोमेन बताएंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2 यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2। इसी तरह से अगर कॉट थीटा की डोमेन देखनी है तो आपके सामने लिखी हुई है, क्योंकि कॉट थीटा के नीचे साइन आता है तो इस सूरत में हम कहते हैं कि थीटा शुड नॉट इक्वल टू n π। मोर ओवर अगर कॉसिकेंट और सीकेंट की बात की जाए तो सेम टेक्निक हम यूज करेंगे। कॉसिकेंट के नीचे साइन आता है 1/sin थीटा, तो साइन किन एंगल्स पर 0 होता है n π पर, तो रियल नंबर्स में से माइनस कर देंगे हम n π। और इसी तरह से अगर आप सीकेंट थीटा की डोमेन देखेंगे तो सीकेंट थीटा बराबर होता है 1/cos के, यानी इसके डिनोमिनेटर में cos आ रहा है और cos किन एंगल्स पर 0 होता है 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी तरह से स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1+cot² थीटा इक्वल टू cosecant² थीटा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, या आप राइट साइड देख लीजिए, राइट साइड में भी डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में भी साइन आ रहा है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है तो इस आइडेंटिटी की भी डोमेन हम बताएंगे ऑल रियल नंबर्स माइनस n π फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वाड्रेंट्स बिहेवियर पर, यानी कि हम ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं और इनके साइंस किस तरह से अफेक्ट होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स बनाए गए हैं। पहले क्वाड्रेंट में जो हम पॉइंट्स लेते हैं उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। इसी वजह से अगर आप पहले क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन, क्योंकि तीनों एक्सप्रेशंस की लेंथ पॉजिटिव है, इसके एक्स की, वाई की, और ये जो रेडियल लेंथ हम फाइंड करते हैं हाइपोटेन्यूज की लेंथ वो भी पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई भी रेशियो फाइंड करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो नोट कीजिए कि यहाँ जो पॉइंट जनरेट होगा उसका एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा और जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो अब आप नोट कीजिए कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनमें एक्स इस्तेमाल हो रहा है उसके आंसर नेगेटिव आएंगे, और वो रेशियोज हैं साइन और कॉसिकेंट की, क्योंकि साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होगा और कॉसिकेंट जो है वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी चारों में एक्स आ जाएगा, जिस तरह के कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इन्वॉल्व हो गई। टैन थीटा देख लीजिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस इन्वॉल्व हो गई। जहां भी बेस इन्वॉल्व हो जाएगी वहां पर हमारा ओवरऑल रेशियो का आंसर नेगेटिव आएगा। तो तभी हम कहते हैं कि साइन और कॉसिकेंट यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी, तो जब टैन है उसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस हम करेंगे तो नेगेटिव वाई ओवर नेगेटिव एक्स आएगा, जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तभी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन भी पॉजिटिव होता है, कॉड भी पॉजिटिव होता है और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाइए। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो जिन जिन रेशियोज में y आ रहा है वो नेगेटिव होंगी, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगी।
तो cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो हमारे अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम इस बिहेवियर का भी यूज करते हैं। हम अक्सर अपने सवालों में ये इस्तेमाल करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो ये हमें याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में cos और secant पॉजिटिव होते हैं और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। स्टूडेंट्स फर्दर ये भी याद रखिएगा कि साइन की वैल्यू माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि साइन के एंगल से नेगेटिव को हम बाहर निकाल सकते हैं, और cos की वैल्यू माइनस थीटा पर और cos की वैल्यू प्लस थीटा पर बराबर होती है। तो तभी हम कह सकते हैं कि cos के एंगल से नेगेटिव साइन हम रिमूव कर सकते हैं, और इसी तरह से बाकी एक्सप्रेशन आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है, वो ये पूछता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू इनमें से क्या होगी। अब स्टूडेंट्स tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल पे गौर करें तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये a ओवर b आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा का फॉर्मूला हो गया a ओवर b, और cot क्योंकि इसकी को रेशियो होती है, इसका रेसिप्रोकल होता है, वो b ओवर a हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a b आ जाएगा। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस हम सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह c स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप इसकी जगह c स्क्वायर लिखेंगे तो इसका आंसर आता है c स्क्वायर ओवर a b, और ये आंसर इसकी सी ऑप्शन में मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ वो कहता है कि इन अ राइट ट्राइंगल साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c इक्वल टू व्हाट, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने बतानी है। स्टूडेंट्स अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की बात करें तो एक एंगल तो हो गया 90, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल जो है वो ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। अब कोई एक एंगल सपोज कर लें C 90 है, तो अगर C की जगह 90 पुट करें तो 90 पे साइन की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ तो 1 आ जाएगा। अब इनकी बात कर लीजिए, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर कोई एंगल a है तो दूसरा एंगल पाई माइनस a होगा। तो जब मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 90 माइनस a और प्लस 1, आप देखें साइन 90 पे कॉस में चेंज हो जाता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 होता है, तभी इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वो कह रहा है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो गौर कीजिए कि इसके डिनोमिनेटर में कॉज आ रहा है, और जब डिनोमिनेटर में कॉज आ रहा हो तो हमारे एंगल्स क्या नहीं हो सकते, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकते, जो कि इसकी सी ऑप्शन में लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वो tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा की डोमेन पूछ रहा है। वो कह रहा है तमाम रियल नंबर्स में से कौन से रियल नंबर्स हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो आप इसकी राइट हैंड साइड से गौर कर लीजिए कि इसकी राइट हैंड साइड में पता चल रहा है कि इसके नीचे कॉज आएगा, इसके नीचे साइन। जब साइन और कॉस दोनों एज अ प्रोडक्ट आते हैं तो हमने कहा था कि n पाई बाय 2 को हम रियल नंबर में से माइनस करेंगे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सीकेंड बीटा की वैल्यू 13/5 है और बीटा जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर क्वाड्रेंट नंबर 1 में बिलोंग नहीं कर रहा तो सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव और कहाँ होती है, क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव होने के अलावा क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव होती है। क्वाड्रेंट 1 में लाई कर नहीं रहा, इसका मतलब है एक ही ऑप्शन है क्वाड्रेंट नंबर 4 पे लाई करेगा। अब वो हमसे tan बीटा की वैल्यू पूछ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसका मतलब है हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। या ऑप्शन बी या ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सी और ए इसका आंसर नहीं हो सकता। अब करेक्ट आंसर निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम इसकी राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट ऐसे करनी है कि सीकेंड की वैल्यू 13/5 है तो कॉस की वैल्यू 5/13 हो जाएगी। कॉस का मतलब है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी बेस की वैल्यू 5 है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 13 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 25 144 बनता है, जिसका स्क्वायर रूट 12 आता है। जब ये लेंथ हमने 12 फाइंड कर ली तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब 12/5, जो कि माइनस लगा के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -12/5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 की डिस्कशन खत्म होती है। इसके टेस्ट को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली रिवाइज करके आने हैं ताकि टेस्ट में आप क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।